नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की इस खास चुनावी पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश से हमारी ये सियासी यात्रा बदस्तूर जारी है। चुनावी रथ को लेकर हम उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर लगातार अपना सफर जो है वो जारी रख रहे हैं। अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, सवाल जवाब भी हो रहे हैं, प्रत्याशियों नेताओं से बात भी हो रही है। जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट और तमाम वो चीजें जो एक मतदाता या इस देश की राजनीति में रुचि रखने वाले नागरिक के तौर पर आपके लिए जाननी जरूरी है, वो सब कुछ अमर उजाला जमीन से आपके लिए लेकर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उन तमाम प्रदेशों से भी कई सारी जमीनी रिपोर्ट्स आपने देखी। लेकिन एक बार फिर से वही लाइन दोहरा दूं कि जब देवरिया में मौजूद हूं तो देवरिया में वक्त है इस राजनीतिक बहस का, उस राजनीतिक चर्चा का, जिसमें दो गठबंधन जो हैं आमने सामने दिखाई देते हैं। हालांकि देवरिया के परिप्रेक्ष्य में, देवरिया की तस्वीर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले, इंडिया गठबंधन के ध्वज तले अपना चुनाव लड़ रही है, उन दोनों के बीच में मुकाबला है। एक तीसरा पक्ष भी है, कुछ निर्दल भी हैं, लेकिन उन सब के बीच में दो पक्षों पे ढेर सारे दावे हो रहे हैं, जीत की बातें हो रही हैं और इसलिए बिना किसी देर के जरूरी है कि इन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत की जाए। और मैं यहीं से शुरू करूं साहब, आपसे सबसे पहले पूछूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने आप यहां मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्यों ये दिखाई देता है, लगता है कि वो इस चुनावों में जीत हासिल कर सकती है? मोदी जी की योजनाओं की वजह से और मोदी जी के विकास के नारे की वजह से हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग देवरिया सीट जीतेंगे और 400 पार का जो नारा मोदी जी का है उसमें हम लोग सफलता हासिल करेंगे। तो जैसा आपने कहा मोदी जी की वजह से, ये माना जाए कि क्या ये पूरा का पूरा चुनाव जो देश के कई हिस्सों में कहा जा रहा है, एक चेहरे, एक छवि, एक व्यक्ति, उस पर केंद्रित है? एक व्यक्ति और एक चेहरे पे नहीं केंद्रित है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम भी आप देखेंगे तो अपराधियों का सफाया इस प्रदेश से हुआ है और उन्होंने बड़े ठीक ढंग से यहाँ से अपराधियों का सफाया किया है। इसकी वजह से जनता के बीच में उनकी छवि भी बहुत अच्छी है और उनके नाम पे भी भारतीय जनता पार्टी के मतदाता लोग वोट दे रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के मतदाता तो क्यों वोट दे रहे हैं, इसका एक मोटा मोटा कारण समझ आया। मैं गठबंधन की बात कर लूं, जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्यों ये लगता है कि जिस देवरिया में, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने लिए सेफ सीट मानती है, एक इतिहास रहा लगातार सांसद जीतने का, इस बार आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी? आपके चैनल को बधाई देना चाहते हैं सबसे पहले, और बताना चाहते हैं कि जो देवरिया रहा अधूरा है, आपके सामने सब कुछ अधूरा है और भाजपा ने कोई काम नहीं किया यहाँ पूरा है। यहाँ बस स्टेशन अधूरा है, रिंग रोड गायब हो गई, ठीक है। यहाँ पे सिविल अस्पताल खत्म कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है कि मेडिकल कॉलेज के लोग मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में रेफर हो रहे, जहाँ पे न्यूरो और न्यूरोसाइट्रिकेट्रिक के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जो यहाँ पे जो है हार्ट के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे तमाम जो गरीबों के लिए संसाधन की व्यवस्थाएं वो उपलब्ध नहीं है। जाम की समस्याएं है, हमारी समस्याएं, जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोग लगातार अपने आप को दबा महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार लोगों को गुमराह करके राशन के नाम पे, धर्म के नाम पे, मस्जिद के नाम पे लोगों को जो है अपने धर्म के आडंबर में गुमराह किया हुआ है। इसका सफाया करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी का इस इंडिया अलायंस के लोग कि इनके लोगों ने जिस तरीके से महिलाओं को, नौजवानों को गुमराह किया कि इतने करोड़ नौकरी दूंगा, आपको ये मैं सुविधा दूंगा, इनकी जो योजनाएं तमाम इन्होंने लाई थी, आपको एनएसडीसी की बात मैं बताता हूँ, जो राष्ट्रीय रोजगार मिशन की जो शुरुआत इन्होंने की थी, लड़कों को ट्रेनिंग दिया था, वो सब संस्थाएं बंद हो गई। उसके बड़े पैमाने पर एनएसडीसी में लोगों के से रुपए का दोहन हुआ, ट्रेनिंग सेंटरें चलाई गई, उसके बाद वो ट्रेनिंग सेंटर गायब हो गई देवरिया और गोरखपुर के अंदर से। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो तमाम योजनाओं का लोकार्पण किए, आज उत्तर प्रदेश अधूरा पड़ा है। और देवरिया में तो जो जाम की समस्या है, जो अंडर पास है, हम मुद्दों पे, जो जेन्युइन मुद्दा है, हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं। मुद्दों पर चुनाव है, ऐसा उनका दावा है। आप पर अगर मैं आ जाऊं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ अधूरा है, इसलिए इस बार वो अधूरा जनता नहीं चुनेगी, पूरा कर देगी गठबंधन को वोट देकर। गठबंधन पर आम जनता का भरोसा नहीं है, क्योंकि गठबंधन के पास नेतृत्व का अभाव है। पूरे देश में मोदी और योगी, पूरे देश में मोदी के नाम पर
और उत्तर प्रदेश में योगी मोदी के नाम पर वोट हो रहा है। और विकास की जहां तक बात है, 9 के पहले न यहाँ मेडिकल कॉलेज था, न 4 लेन सड़कें थी, न कोई व्यवस्था थी। सारी व्यवस्था धाराशायी थी, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे हो। लेकिन 14 के बाद जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ, यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, रिंग रोड का टेंडर आज निकला है, अगर आपके अखबार में भी होगा उसको पढ़ लीजिएगा। रिंग रोड का टेंडर आज निकला है, उसको पढ़िएगा। और कल टेंडर हो गया कि हो जाएगा, कल का हो गया है। ये भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले कल में जो सरकार पुनः बनती है भारतीय जनता, बनना ही है, 400 पार हम लोग जा रहे, बनना ही बनना है। इससे अधिक और व्यवस्थाएं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार देगी। वो मेडिकल कॉलेज जब आपने बोला ना, वो बोले मेडिकल कॉलेज नाम का है, ये अकेला मेडिकल कॉलेज होगा जिस मेडिकल कॉलेज ही मेडिकल कॉलेज में लोगों को रेफर करता है। मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं, एमबीबीएस के विद्यार्थी जो नीट पास करते हैं, 1 लाख पूरे देश में 1 लाख 1.25 लाख जो भी सीटें हैं, उसमें 100 बच्चे या 50 बच्चे जो भी आते हैं पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज, बेगर सुख सुविधा के वो नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मेडिकल कॉलेज बंद नहीं, मेडिकल कॉलेज चल रहा है। जो अधूरी व्यवस्थाएं हो सरकार दिन पर दिन पूरी करती जा रही है। अभी 80 लाख रुपए के एक नए सेट आए हैं जो आपके पूरे शरीर को चेक करने की व्यवस्था बनाई है। यानी यहाँ की जो भी सांसद रहे या वर्तमान में सांसद थे, उन्होंने बहुत काम किया है। और मेरे इस सांसद को, जो मेरे सांसद जो होने वाले हैं, IITian है, टॉप मोस्ट पढ़े हुए हैं और उनको बहुत अच्छी जानकारी है, देश नहीं विदेश की भी अच्छी जानकारी है। मुझे भरोसा है और यहाँ की जनता पर भरोसा है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी में यहाँ की जनता उनको भारी मतों से जो चुनाव जिताएगी, कमल के जो है कि उस पे बटन दबाएगी। क्योंकि ये लोग केवल एक चेहरा लेकर घूम रहे हैं, कहीं कुछ को लेकर घूम रहे हैं, कहीं इनके वोटर खुद असमंजस की स्थिति में है कि मेरी हाथी कहाँ गई, मेरी साइकिल कहाँ गई, पंजा कहाँ गया। लेकिन केवल एक ही को कमल का फूल, दूसरा कोई चिन्ह याद नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज पूछता हूँ, देवरिया जब घूमिए तो विपक्ष भी कहता है, लोग भी कहते हैं कि यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो अगली बार सांसद कोई दूसरा आ जाएगा, पिछली बार कोई और, उससे पहले कोई और, बार बार बदलने की परिपाटी क्यों है अगर इतना काम किसी एक ने किया है तो? लोकतंत्र में परिवर्तन होना चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं कि सांसद बदल देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो सांसद रहे हो, मानी कल्ला जी भी सांसद के रूप में रहे, मेडिकल कॉलेज की सौगात दिए, बहुत सारे क्रांतिकारी किए इस क्षेत्र में। आदरणीय रमापत राम त्रिपाठी जी भी सांसद रहे, अभी वर्तमान में है। देवरिया रेलवे स्टेशन को आप देख लीजिए, 65 करोड़ लाकर रख दिए। भटनी के सुंदरीकरण किए, 45 करोड़ दे दिए। इसी जनपद में 90 करोड़ रुपया एक मुफ्त बिजली की व्यवस्था को ठीक करने के लिए ले आए। बोरिया अनंत में सोलर प्लांट लगाने का काम किए। 56 ऐसी सड़कें माननीय प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत कराए। और यही नहीं है, रवली डांड बंधा जो तमकुही विधानसभा में है, 237 करोड़ की लागत से उस बंधे का पक्का तटबंध बन गया, बाढ़ की समस्या समाप्त हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आदरणीय रमापत जी ने अभी जो उच्चाहार में है सौर प्लांट लगाने की बात, एक बहुत बड़ा सौर प्लांट लगने जा रहा है जहां हम विद्युत उत्पादन करेंगे यहीं आपके देवरिया में ही। तो कोई काम शेष नहीं है, बच्चियों के पास कोई कहने की स्थिति नहीं है, वो बिल्कुल शून्य की स्थिति में है, अनाप शनाप बक रहे हैं। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि चीनी मिल बंद हो गई, 2002 से लेकर 2017 तक कभी अखिलेश की सरकार, कभी सपा की सरकार, इन्हीं लोगों की सरकारें रही, कभी बहुजन की सरकार। औने पौने दाम पर यहाँ की चीनी मिलों को बेचने का काम इन लोगों ने किया। और भारतीय जनता पार्टी मेडिकल कॉलेज अगर खोलती है, 75 मेडिकल कॉलेज का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, 76 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में बन के तैयार है। हमारे ही आपके घर के परिवार के लोग वहाँ नौकरी करेंगे, एम्प्लॉय रखे जाएंगे, डॉक्टर रखे जाएंगे, पैरा मेडिकल स्टाफ रखा जाएगा। और 2014 के भारत में जाइए तो केवल 7 मेडिकल कॉलेज, 7 एम्स स्थापित थे, लेकिन 2024 के भारत को देखिए तो 22 एम्स स्थापित हो चुके हैं। एवं जन भावनाओं के साथ बिल्कुल न्याय करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया, एक भी लाइन शेष नहीं है। 3 पूरी फेहरिस्त गिनाई विकास कार्यों की। अब सवाल घूमकर वही आता है ना कि कोई सांसद इतना काम करता है फिर भी रिपीट नहीं होता, तो फिर ये दिक्कत क्यों है, फिर क्यों टिकट बदल दिया जाता है? ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी अंदर की पॉलिसी है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कर, ठगबंधन के लोग आज चेहरे बदल रहे हैं। आज तय ही नहीं है कि उनका नेता कौन है, वो आपस में लड़ रहे हैं। पहले वो आपस में तय करें कि उनका नेता कौन है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ने की बात करेंगे। ठीक है, मैं वही चीज लेकर आता हूँ। जैसे ढेर सारी बातें उन्होंने कह दी, ढेर सारे सवाल भी उठा दिए, इन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए थे, लेकिन एक सवाल खूब पूछा जाता है कि भाई साहब वो जो 2 करोड़ का आंकड़ा दिया जाता है वो 2014 का नारा था।
क्या विपक्ष 2014 की बातों पर 2024 में लड़ाई लड़ रहा है? 2024 में उसको कुछ नहीं मिल रहा? भैया देखिए, ये लोग इस बार सरकार नहीं बना रहे हैं और इन्होंने भैया ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई वोट देने का असमंजस में है कि वोट किधर दें। ये खुद बहुजन समाज पार्टी से कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे हुए हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग कानमा असमंजस में किधर जाएंगे किधर नहीं। इंडिया गठबंधन के लोग सारे यहाँ बैठे हैं, वोट दे रहे हैं इस बार पंजा को। हाँ, मूड बना दिए हैं बदलाव का। हाँ, और यहाँ के जो वर्तमान सांसद के ये भारतीय जनता पार्टी के इनका अमेरिका का नागरिकता है। पहले तो ये विदेशी हैं। हमारा वहाँ मान लीजिए हमको कोई काम कराना है, रोड पास कराना है, तो कैसे हम उनके पास जाएंगे? आप बताइए, आप ही हमको जानकारी। हमको एक बात बता दीजिए, मतलब इस विषय पर आप में से कोई बोलना चाहे, मैं वहां भी आता हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक भारत में चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। या तो विदेश कमाने लोग जाते हैं ना, विदेश कमाने लोग जाते हैं। वहाँ के नागरिक हैं, अगर वहाँ के नागरिक है तो उनकी चुनाव लड़ने कोई चैलेंज क्यों नहीं कर देते? नहीं, हम लोग नहीं करते, मेरा अधिकार नहीं है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। हम कैसे कि चुनाव आयोग एक गलत व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहा है? नहीं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 3 बार चेहरा बदल के चुनाव लड़ा रही है। एक बार कलराज मिश्रा को लखनऊ, दिल्ली, मुंबई से लेके आई, फिर का नाम रमापति राम त्रिपाठी कभी लखनऊ साउथ साइड से ये विधायक होते थे, उनको ले आई। ये कहीं और से आ गए, अमेरिका से ये नागरिकता है इनको। देखा जाए पर्चा दाखिला में, आप देखिए पर्चा दाखिला में अपना भरे भी हैं फार्म। भाई तो हम बोल रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ने की सामान्य अर्हताओं में भारत का नागरिक होना जरूरी है, जितनी हमारी सामान्य जानकारी है। गलत कह रहे हैं तो आप ही बता दें। सर ये लोग झूठे, एकदम झूठ बोलते हैं ये लोग। 2014 जब बोलते हैं तो थोड़ा बता दिया करिए, वो वाले लोग क्या अगल बगल वाले लोग? ये लोग एकदम झूठ बोलते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 लाख नौकरी दूंगा। 2014 से 2024 आ गया, 10 साल हो गया। 10 साल में इनको 20 करोड़ नौकरी देनी चाहिए। और यहाँ पीएचडी करके, बीएससी करके लोग रोड पे घूम रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं, कोई नौकरी नहीं दिए। और बात क्या है कि ये सड़कें चमक रही है। आप चले जाइए भटनी में, नकानी चौराहा है, वहां से आप जाएंगे सौरेजी तो रोड पूरा टूटा हुआ है। आप मुसैला जाएंगे मगहारा तो गड्ढे में पूरा गड्ढा है। अगर कोई माँ बहन अगर प्रेग्नेंट हो, अगर चली जाए तो रास्ते में ही उनका हो जाएगा। ये लोग झूठ, एकदम फिजूल के झूठ बोलते हैं। जैसे आप गिना रहे थे, अब हम दिन में, क्योंकि हमको सुबह सुबह ये मिले थे, इनसे पूछिए सुबह सुबह, अरे सुन लीजिए, सुबह सुबह हमको मिले, हमको रोडे बताए, हम रोडों पर भी गए तो लोग हमको बोले कि साहब ये सच्चाई है कि 2-3 रोडे गलत हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं ये रोडों की गलती की फेहरिस्त ना उंगलियों पर गिनने लायक है, उसके बाद रोडे ठीक भी हैं। आप चले जाइए बेलडार मोड़ पे, बेलडार, यहाँ से आप सीधे जाइए। आप गिनाते जाइए ना कितनी खराब है। सब रोडे सब खराब है भैया। आप शहर की गलियों में चले जाइए, देखिए कितने गड्ढे हैं, चले जाइए आप देखिए। हालांकि मेरी जानकारी से, वापस मैं कह रहा हूँ, जैसे उधर कहा, गलियों की सड़कें सांसदीय क्षेत्र से या सांसद के चुनाव से बाहर हो जाती हैं, ठीक है। अगर उन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, मुद्दा आपको खुद चुनना है। सुन लिया होगा, ढेर सारे लोग कह रहे हैं विकास का क्रम सारा अधूरा है। जवाब ये दे रहा हूँ कि देवरिया बेल्ट मार्ग की अभी बात की है, वो 23 किलोमीटर रोड है। प्रधानमंत्री सड़क से उसका टेंडर हुआ है, 2 लाख में है वो सड़क, 2 लाख में है। 1 लाख का निर्माण कार्य हो चुका है, दूसरे लाख, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसी रोड पर मेरा गांव है, देवरिया विधानसभा का अंतिम गांव है। गड्ढे से उसको भर दिया है, कुछ कारणों से जो है अभी रुका हुआ है। अभी 10-15 दिनों में उसके काम शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये, किसी चीज को अगर यदि 60 साल में आपने गड्ढा खोदा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कल रैली में कह रहे थे कि 25 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। इसको आप भी जानते हैं और मीडिया के लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। और उसी के आधार पर सीना ठोक करके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार करेंगे, क्योंकि 25 करोड़ जो लोग हैं, 25 करोड़ लोगों को जो उन्होंने आवास दिया है, बिजली दिया है, कनेक्शन, गैस का कनेक्शन दिया है, उनको नई जिंदगी दिया है। ये कोई कुछ भी कहता रहे, 60 सालों में देश ने जो दम झेला है वह किसी के कहने से नहीं। आज गठबंधन भी बनाने के बाद, गठबंधन बनाने के बाद भी अस्तित्व की लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। गठबंधन बनाने के बाद भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं प्रत्याशी के लिए नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वो कमल का फूल का उम्मीदवार है। इनके लिए वो व्यक्ति हो सकता है। उनके बारे में कह रहे थे, उनके बाबा सूरत नारायण मणि 2 बार एमएलसी रहे हैं
उनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल रहे भारत सरकार में, 2 बार देवरिया से सांसद रहे हैं, उनके चाचा 2 बार एमएलए रहे हैं, और उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। उनके दादा कुलपति रहे हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के, उनके दादा जो है डीएम रहे हैं गोरखपुर के, लोकसभा आयोग के चेयरमैन रहे हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, ठीक है, निजी तौर पर राजनीतिक दल में विरोधाभास होता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे हैं, देवरिया भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है, यही बोर पार के रहने वाले हैं। चले जाइए उनके गांव में, कुटुंब रजिस्टर देख लीजिए कि यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। हम कह सकते हैं, आरोपित कर सकते हैं, कहना सबको लोकतंत्र अधिकार है, लेकिन पता कर लीजिए वो आदमी आईटीएल करके आया, सूट बूट छोड़ दिया, धोती और कुर्ता पहन करके वो आदमी 15 साल से देवरिया के 400 गांवों में भ्रमण किया है। आज टिकट भले भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, 15 साल से वो 400 गांव में वो आदमी भ्रमण किया है शशांक मणि ने, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और यहाँ जमानत ये लोग बचा लें अपनी, वही काफी है। विपक्ष को इतना ही कहना चाहता हूँ। अब इतना बड़ा जब दावा हो जाता है, आप अभी भी आए, स्वागत आपका। चर्चा में आप सुन ही रहे थे, एक दावों को तो आपने खूब सुन लिया। सवाल वही हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देवरिया बड़ी सेफ सीट, भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती है कि गढ़ वाले इलाकों में या गढ़ वाली सीटों में देवरिया को गिन लिया जाए, तो फिर क्यों विश्वास है कि इस गढ़ को दरका पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हतोत्साहित हो चुकी है, इसलिए हर 5 साल पे ये अपना कैंडिडेट बदल देते हैं। इनको अपने तो जीत भी तो जाता है ना हर 5 साल में, तो जीत जाते हैं ना। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, केवल झूठों का जुमला देते हैं, जो गारंटी देते हैं और गारंटी फेल हो जाता है। आज तक 10 सालों में इन्होंने क्या किया है, पूरे भारत के लोग जानते हैं। केवल हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, ये बताइए, पुलवामा अटैक हुआ था, एक सुई तक आप बॉर्डर से नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक 10 साल हो गए, तो अभी तक उनको पता ही नहीं है कि कहां से ये आया। 308 जो भी वहां पे जो भी कंपनियां बैठाई जाती हैं, जांच की संस्थाएं, उसको हटा दिया गया। किसी हटाया गया? वो साजिश था कि हिंदू मुसलमान करके और ये पाकिस्तान करके केवल लोगों को गुमराह करके वोट लिया। इनके पास कोई विजन नहीं है। यहीं पे आपके उप मुख्यमंत्री आए थे और गडकरी जी आए थे, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कितने 100 करोड़ का यहाँ से वादा करके गया बाईपास रिंग रोड के लिए, अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया धरातल पर। तो अभी बताते कि टेंडर हो गया है। देखिए सर, आपको बता दें, चुनाव जब आता है, सुनिए, चुनाव जब आता है, सुनिए, एक मिनट मेरी बातों को सुनिए आप। जब चुनाव आता है तो इनका टेंडर आउट हो जाता है। इनके चारों जगह पे सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, जिला पंचायत में। मैं जिला पंचायत सदस्य लगातार 15 साल से हूँ और मैं कांग्रेस का विधानसभा प्रत्याशी रही, मेरी पत्नी अंबर जहां। लेकिन ये केवल हिंदू मुसलमान, और इनके पास कोई विजन नहीं है। आज जो ये राशन की बात करते हैं, 5 किलो मैं देता हूँ, ये कांग्रेस का देन है कि 5 किलो राशन मिलता है, जो भी हो। इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए बनाया। लेकिन ये महंगाई, आज आप देख लीजिए, कड़ू का तेल हो, कोई भी चीज हो, चंदा के नाम पर पूरे भारत को मोदी जी ने लूटा इलेक्ट्रो बॉन्ड में। लेकिन अब उसका उजागर, जैसे ये चुनाव इनकी विदाई होगी 5 तारीख को, वो सारे अभी आपका ये पीएम, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में कितना अरबों रुपया आया, अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में कितने पैसे जमा हुए, कितने आए गए, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं, ये बुरी तरह से उत्साहित हो चुके हैं। ये लोग बुरी तरीके 200 अंदर ही आएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए। 200 के अंदर आप 400 बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आधे से भी ज्यादा। 2 तरफा की जीएसटी काट दी उन्होंने आपके नंबरों पे। अभी भाई साहब ने कहा कि आरडीएक्स कहाँ से आया। आरडीएक्स जहां से आया, जिस जगह से आया, उस घर में घुस करके मारा गया। आरडीएक्स जहां से आया था, उस घर में जो है, उसके घर में घुस करके मारा गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। और जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे अधिक घोटाला कांग्रेस के जवान कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस क्यों नहीं खुलासा कर रहा है किससे हमने कितना चंदा लिया है? इनके पास जवाब। सबका तो डेटा बाहर आ गया है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डला हुआ है, उसमें कांग्रेस, भाजपा क्या है, तृणमूल क्या है। फिर इसमें घोटाले की बात कहां से आ गई? वो तो घोटाला ये बोल रहे हैं ना, मैं बता देता हूँ उसका आधार क्या है। उसका आधार ये है कि सरकार तथ्य नहीं दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तथ्य सामने रखिए, तब देना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, यानी नियम के तहत नहीं है।
ऐसा नहीं है। देखिए सुप्रीम अरे कोर्ट, ऐसा तो बिल्कुल है, मतलब ये कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया? वो पैसा नहीं लिया है, कांग्रेस पार्टी ने पैसा नहीं लिया है। अब आप उधर भले ही चले जाइए, लेकिन ये जो कह रहे थे कि वो ऐसा हुआ नहीं, वो साफ करना जरूरी था। देखिए यहाँ भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समाज से ही पार्टियां लेती हैं और समाज को ही देती हैं। छुपाती क्यों है? छुपाने की बात तो जग जाहिर है ना। तो कोई फटकारा ना एक कोर्ट, फिर हम लोग आप लोग की वजह कोर्ट में बैठ जाएं। अब तो सामने आ गया, अब तो सामने आ गया है कितनी पार्टी किसे किसे चंदा ली है। तो यहाँ बात चंदे की नहीं हो रही है, यहाँ बात चुनाव की हो रही है। चुनाव की बात करिए। नहीं, उनके लिए एक मुद्दा है। आपके विपक्षी ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनको आप ऐसे तो सार्वजनिक नहीं करते, आप छुपाना चाह रहे थे। उनके पास ऐसे ही बेवाहियात मुद्दे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिसपे वो बात कर सके। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आइए ना लोकल की बात करें। वो कह रहे हैं, अभी भाई साहब बता रहे थे रिंग रोड का टेंडर हो चुका है। ये सड़क जो है, जो 2 लेन हुआ करता था, आज देख लीजिए इस पे कभी डिवाइडर नहीं लगा था। और आज आप खड़े हैं, कितनी शांति से जो गाड़ियां आज आ रही हैं, जा रही हैं। पहले 2014 के पहले इसी सड़क पर जो है 1-1 किलोमीटर जाम लगता था। आराम से जी, हाँ बोलो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंडल से जिले को जोड़ा, जिले से तहसील को जोड़ा और ब्लॉक से मुख्य गांव को जोड़ा। ये सड़क मार्ग जितने बने हुए हैं, गोरखपुर से लेके देवरिया सलेमपुर, रुद्रपुर से लेके कराकोल तक, कराकोल से लेके गोरखपुर तक, दोहरी घाट तक, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता अखिलेश यादव की देन है। ये जुमलाबाजों की सरकार अब तक रही है, अब जनता जाग चुकी है, अब रहेगी नहीं। क्योंकि ये लोग प्राइवेट कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके जो भी कार्यक्रम हो रहा है लिस्ट उठा के देख लीजिए, सारे मैरिज हालों में हो रहे हैं, जनता के बीच नहीं हो रहा है। हमारे नेता विकास पुरुष अखिलेश यादव का कार्यक्रम जनता के बीच में हो रहा है। उनका जन सैलाब गाँव में है और विकास पुरुष के नाम से इसलिए जाने जाते हैं कि 2200 करोड़ का काम उन्होंने अपने विधानसभा के अंदर किया, जो इनके 10 साल में इनके सांसद ने नहीं किया। 10 साल के सांसद जो राज्यपाल बन गए और क्या बन गए, लेकिन 10 साल में नहीं कर पाए। 2200 करोड़ का लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, पत्रकार महोदय नहीं कर पाए हैं। ये हमारे नेता अखिलेश यादव। और चेहरे की बात करते हैं तो मेरा नेता चेहरे का मोहताज नहीं है। मेरा नेता विकास पुरुष है अखिलेश प्रताप सिंह, जो पूरा देश जानता है कि कैसे अपनी बात को रखते हैं। और इंडिया गठबंधन का सबसे अगर मजबूत प्रत्याशी है तो अखिलेश प्रताप सिंह है पूरे देश के अंदर। और ये 400 पार किस शर्त पे कह रहा है? 400 पार इस बार वो होगा जो महंगाई कम करेगा, जो बेरोजगारी को कम करेगा, जो भ्रष्टाचार को कम करेगा, जो बहन बेटियों की आबरू की रक्षा करेगा, वो 400 पार होगा। वो नहीं जो 400 का सिलेंडर 1100 में देगा, वो नहीं जो 7000 की मोटरसाइकिल 1 लाख में देगा, वो नहीं जो 30 का आटा 60 में बेचेगा, वो नहीं 400 पार होगा। 400 पार इस बार अखिलेश यादव होंगे, राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार सॉरी हो गया वो आ जाता है। पुरानी दोस्ती जो है ना वो जल्दी छूट नहीं पाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये जुमलाबाजी में आगे रहे हैं, विकास में आगे नहीं है महोदय। क्या नाम आपका? अमरनाथ यादव, समाजवादी विधानसभा जनपद देवरिया। अमरनाथ जी धीरे से एक नाम कह गए थे, वहां सब खुश हो गए थे, क्योंकि एक नाम कह देंगे फिर वो तोड़ देंगे। जी अब खुशी का मौका मिला है तो अब सब हाथ उठाएंगे। हाँ जिला चिकित्सालय में मानसिक रोग विभाग भी खुला हुआ है और ऐसे लोगों को वहाँ भी जाने की जरूरत है जहाँ मरीज ढूंढे जा रहे हैं। पहले भाई साहब, इन लोगों अभी ये गफलत में है कि जिस अखिलेश यादव के विकास की बात कर रहे हैं, रुद्रपुर विधानसभा से वहाँ की जनता ने वहाँ तीसरे पायदान पे ढकेलने का काम किया। ये उनका विकास था कि तीसरे नंबर पे चले गए। आप विकास की बात करते हैं ना, तो तीसरे नंबर पर क्यों चले गए? और जिस अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री होने की बात करते हैं तो जनता ने जनादेश मुख्यमंत्री अखिलेश के नाम पर नहीं दिया था, मुलायम सिंह के नाम पर दिया था। सस्ता हस्तांतरण की बात हुई थी और उनके नाम पर जब जनादेश के लिए तो जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? अगर आपको 5 साल अवसर मिला, आपको इस नाते अवसर नहीं मिला कि आपके नाम पर, पिता के नाम पर आप चुनाव लड़े, चुनाव भी नहीं लड़े, आपको सत्ता हस्तांतरित किया गया। मुलायम सिंह के नाम पर जनादेश मिला और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। क्या नाम साहब आपका? डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला। दूसरा राधेश्याम जी, मैं आ रहा हूँ, मैं एक एक करके सब पर आ रहा हूँ ना, एक एक सवाल जवाब लेते चला जाए। हाँ, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि जो विकास के दावे अभी हुए थे, जिनका नाम लिया, जो उम्मीदवार हैं वो विधायक ही हार गए। अगर इतना काम किया तो हारे क्यों? दूसरा सवाल वहां से ये आ गया कि मुख्यमंत्री के जब दावे होते हैं तो वो भी सरकार क्यों नहीं आ पाई अगर इतना काम हुआ तो? सर मामला ये है कि जब बड़े बड़े लोग जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे एक बड़ा चेहरा होता है, देश का मालिक होता है, अगर वो झूठ बोले
15 लाख, अच्छे दिन, तमाम तरह की योजना को आउट गजट करा के और बिल्कुल वो लालच में लोग ने उनको हरा दिया, अखिलेश प्रताप सिंह को। लेकिन जो अखिलेश प्रताप सिंह ने जो काम रुद्रपुर में किया है, पूरे मंडल में आपको बता दें कोई विधायक नहीं किया है। आप उसको पता भी कर सकते हैं। अभी हमारे बड़े भाई राधेश्याम भैया ने कहा कि हॉस्पिटल में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जाता होगा। 20 साल हो गया मुझे हॉस्पिटल से आते जाते, कम से लाखों लोगों का हमने ट्रीटमेंट करा होगा जिला चिकित्सालय से। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है, केवल वो ढांचा खड़ा है। जो जितने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर हैं वही वहां उपलब्ध हैं। आप जाके देख लीजिए जिला चिकित्सालय में, आप सर्वे कर लीजिए, वहां पे 3000-4000 लोगों की भीड़ हो रही है, लेकिन सारे डॉक्टर वहां हाई नहीं है, नदारद है। वो जो पुराने डॉक्टर है वही देख रहे हैं और झेलते हैं। हमारी बात होती है कि केवल ढांचा खड़ा हुआ है, और जो भी वहाँ 100 सेट का ट्रामा बना वो सब सपा की सरकार में बना। ये जारी योजना है, वो सपा और कांग्रेस जो मिलकर इन्होंने किया है 2004 से लेकर 9 तक जिहाद हुआ, लेकिन 14 के बाद कुछ नहीं हुआ, केवल जुमला हुआ है। ये चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। अब कोई नहीं कह रहा है 400 पार। हमारे प्रधान भी कह रहे थे 400 पार, अभी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे 400 पार, हर लोग कहते थे। कुछ लोग तो 400 पार करते करते पागल हो गए। अब ये मानसिक वाला दोनों तरफ से चल रहा है बराबर। हाँ, अभी आप पर था तो इधर आ जाता हूं। अभी तक एक सवाल उन्होंने मेरे दिमाग में है। उन्होंने भाई साहब, अरे हो गया। एक सवाल मेरे मन में है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था इस देश में, नहीं उत्तर प्रदेश में, जो 2 नंबर की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास एक जनाधार का अच्छी मात्रा थी, उसको जब दोनों लोग एक साथ थे, जिसके पास भारी जनादेश था, 21% मान लीजिए, उनको कह लीजिए, इनके पास भी 14%, यानी 38%, 38% इनका हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने लड़ा तो 64 सीटों देख करके इनको दिखाया था। इन्होंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था, और सभी सीटों पर हम लोगों को क्लीन स्वीप किया था, कहीं लड़ाई में नहीं थे। आज तो इनके साथ न बहुजन समाज पार्टी है, न इनके साथ कोई है, इनके साथ कांग्रेस पार्टी। चिंता है आपको उधर, बता रहा हूं, इनके पास कोई है नहीं, इनके पास हल्ला के अलावा कुछ नहीं है। ये 4 तारीख के बाद एक दूसरे पे लोग ठिकरा फोड़ेंगे कि कांग्रेस ने हमको वोट ट्रांसफर किया नहीं, कांग्रेस के पास वोट तो जनाधार है नहीं। समाजवादी पार्टी के जितने लोग हल्ला करते हैं, एक सवाल मेरा है, जो कहा समाजवादी पार्टी का गवर्नमेंट में एक ही नारा था, जो समाजवादी पार्टी का नारा था, जो प्लाट खाली है वो हमारा है, एक नारा उसमें है। और जिस गाड़ी में लाल झंडा, उसमें गुंडा बैठता था, और आज की स्थिति भी वही रही। आप देखिए आज का जो गुंडा है कहीं दिख नहीं रहा है। आप देख लीजिए, इलाहाबाद से चलिए और मेरठ तक चले जाइए, मुजफ्फरनगर से चलिए और यहाँ तक चले आइए, सिवान तक चले आइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं लड़ाई में नहीं है, स्थानीय मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। एक करके आता हूँ ना। हाँ, अरे सर मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, हर जगह आ रहा हूँ, एक होने दीजिए। हाँ बोलिए, पूछिए। अभी इतना आक्रोश दिखा रहे थे, हमको लगा वही कंटिन्यू करें। भैया, इन्होंने ये कह रहा है कि 4 तारीख के बाद से भैया की पत्नी 8,500 रुपया महीना, 8500 रुपया सारे लोगों की पत्नी जिसकी शादी हो गई हो, नहीं भी हो गई, उनकी बहन पाएंगे 8500 रुपया। हाँ, आटा 10 किलो और डेटा भी फ्री इनको मिलेगा। सब लोग ये लाभ लेंगे। हाँ, ये सब लोग, सारे बड़े भाई लाभ लेंगे 4 तारीख के बाद आराम से। अब सुबह तो आप लोग कह रहे थे फ्री का कुछ नहीं चाहिए, खुद बांटेंगे तो नहीं भैया, रोजगार, हमको पौष्टिक का बात हो रही थी। मोदी सरकार ये जो बोल रही नीति, उस पे नहीं बोला जा रहा है। हाँ ठीक है, अब ये जो बड़ी, आप बहुत देर से नहीं बोले। हाँ अच्छा बोलिए। हम यही बोलना चाहते हैं कि रोजगार के बारे में क्यों नहीं सरकार बोलती है। पेपर सब लीक हो जाता है, हम लोग का उम्र है लोग यहाँ, क्यों नहीं सब सब प्राइवेटीकरण कर दिया जा रहा है। जितने भी संस्था है उसको प्राइवेटीकरण कर दिया जा रहा है। उसको जनता को मौका कहाँ मिलेगा। मान लिया नाम, हाँ, हमारा नाम आनंद यादव है जी। आनंद भाई एक बात बताइए, और ये हम समझने के लिए पूछ रहे हैं, जब आप लोग बोलते हैं पेपर लीक, क्या उत्तर प्रदेश में इसी सरकार में सारे पेपर लीक हुए हैं या इससे पहले भी होते रहे? हम एक चीज पूछना चाहते हैं। इसी सरकार में सबसे ज्यादा लीक हुआ है। उस सरकार में सब पदों पे सारे विभागों में नौकरियां मिल जाती थी।
सारे विभागों में नौकरियां मिल जाती थी। इस गवर्नमेंट में कोई भी विभाग में सब 30 लाख पद खाली है। हम लोग बेरोजगार बन के जोमेटो में पार्ट टाइम काम करके देखिए, मैं 200 का तेल जला के 100 रुपये काम किया हूँ, तैयारी भी करता हूँ, तैयारी करते करते थक गए हैं, बताइए दाढ़ी भी पक गया। आराम से जी, क्या नाम आपका? पहले तो नाम जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय दत्त शुक्ला है जी। इनकी सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में इतनी बड़ी शर्म की बात है कि लोक सेवा अध्यक्ष को, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने कहा कि अब इनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, ऐसे आदमी को आप अध्यक्ष बना रहे हैं। और हाईकोर्ट ने उनके अध्यक्ष को निरस्त किया। जितना भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी में है, अभी कुछ करप्शन जो पिछले लोग हैं, धीरे धीरे दुरुस्तीकरण होगा। और हमारी सरकार में निष्पक्ष व्यवस्था है, किसी प्रकार का पेपर ना लीकिंग है ना। आज लीकिंग तो है साहब, 4 हुए हैं। लीकिंग है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पहले 100 होता था, आज 4 हो रहा है। धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज की बात करें, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की अच्छी व्यवस्था है। 1 रुपया में यहाँ वाली बात आ गई, आप शायद थोड़ा देर से आए, वो बात आ गई थी। एक सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आप चुप रहिए। एक सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव सांसद बन के गए थे आजमगढ़ से, और कभी 5 वर्षों तक दरअसल देने नहीं गए। चुप रहिए। भाजपा की सरकार जब बनती है, भाजपा की सरकार बनने के बाद वहाँ के लोगों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एक विश्वविद्यालय, सुहेलदेव विश्वविद्यालय के रूप में आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम, और इसी लोकसभा क्षेत्र में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। चुप रहो भाई साहब, बोलने का अवसर मिलेगा, बोलिएगा, पक पक मत बोलिए। इसी लोकसभा क्षेत्र में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाने का काम, किसी विश्वविद्यालय बनाने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने भेजा है, आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी को, उनके बाबा कलेक्टर रहते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किए, BID-PG देवरिया की स्थापना किए, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की स्थापना किए, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की स्थापना किए। और इनके सांसद मोहन सिंह सांसद थे, जो मालवीय रोड के अस्तित्व को समाप्त कर दिए। मालवीय रोड जो क्रीम जगह थी जनपद की, वहाँ मालवीय रोड में ब्रिज बनाकर व्यवसायियों के व्यवसाय पर अंकुश लगाने का। आराम से बैठ के बहुत आराम से। हाँ बोलिए, क्या सुनिए, ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग केवल विपक्ष को आड़े हाथ पुरानी आजमगढ़ की जा रहे हैं। सुहेलदेव यूनिवर्सिटी कहाँ है, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बनवाए है, उसकी जगह दिखा दे। कुछ नहीं बोल सकते हैं, रोजी रोजगार दे नहीं सकते हैं। दवाई पढ़ाई महंगी कर दिए हैं। GST कॉपी किताब पर कभी नहीं लगा, वो भी लगा दिए हैं। कमर तोड़ महंगाई हो गई है। 170 रुपया दाल है, 45-50 चीनी है। इनको कोई मुद्दा पर बात नहीं करना। महंगाई पे एक काम इनका कोई नहीं है। जिला अस्पताल गायब है, चोरी हो गया। ये लोग कहाँ लेके भाग गए हैं, बता नहीं सकते हैं। कहाँ है जिला चिकित्सालय, दिखाइए। क्या नाम आपका? हमारा नाम है रमेश, किसान नेता हूँ। हाँ, आप बहुत देर से नहीं बोले। इतना जब कानों में शोर आ जाए तो सुनना भी जरूरी हो जाता है। धन्यवाद आपके चैनल को। यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली चुगलाबाजी कर रहे हैं, बाकी भ्रष्टाचार में कोई चीज ही नहीं है। इसके पहले 2 सांसद हमारे आए, कहीं दिखा नहीं सकते हैं मेरा काम कहाँ है। खाली एक, वो अभी जो गिना रहे थे वो कहाँ दिखा रहे हैं, खाली एक मेडिकल कॉलेज ये दिखाते हैं। ये सांसद, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, ये दिखा देंगे अपने पेपर में, हमारा काम है। जो पुलिया बनवाएंगे ये लोग जाकर वो खाली शिलान्यास करते हैं, बाकी कोई काम नहीं है। अभी आपसे ले लिया ना। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो अपने पिताजी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कोई जानता ही नहीं है शहर में। अगर कहीं जाकर आप पूछें, शहर में जाकर पूछेंगे या देहात में जाकर पूछेंगे, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जो प्रत्याशी हैं, अगर किसी बच्चे से पूछेंगे, किसी पढ़े लिखे से पूछेंगे तो बताएगा अखिलेश प्रताप सिंह क्या राजनीति किए हुए हैं। ये अपने पिता, और ये लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग अपने लोग राजनीति करते हैं, अपने परिवार की राजनीति करते हैं। आज परिवार की राजनीति नहीं होती है। हाँ, इनके पिताजी को मैं बताया MLC रहे,
सांसद रहे तो इनके पिताजी को बताइए, लोगों ने हटा दिया, उसी समय हटा दिया और जनता ने इनको फुटकार कर भगाया। जो इतना बड़ा मुद्दा लेकर आए थे, इतने बड़े संस्कार करते थे, तो आज के डेट में उस समय क्यों नहीं चुनाव जिताया जनता ने? हाँ, नाम आपका? दयाशंकर यादव। आराम रोजगार की एक मिनट आपस में तो तय करना बहुत जरूरी है। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, और जो महोदय अभी कर रहे थे रोजगार की बात कि अपने पिता के नाम पर लड़ रहे हैं, तो उनके वो रोजगार नहीं, वो ये बोले परिवारवाद जब आप बोलते हैं, ये क्या है? आदरणीय शशांक मणि त्रिपाठी IITN हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे शिक्षा है उनकी, और उन्होंने 10 से 12 हजार लोगों को अपने बलबूते रोजगार देने का काम किया है देवरिया में लोगों को, ऐसे नहीं। और यहाँ के लोग जब कोरोना से मर रहे थे तो ऑक्सीजन प्लांट 1,25,00,000 रुपए के लागत से पहले व्यक्ति हैं इस जनपद में जो ऑक्सीजन प्लांट देने का काम किए। ये लोग क्या बतियाएंगे? कोरोना काल में कोई सपा का प्रतिनिधि या बहुजन समाज का प्रतिनिधि, एक कांग्रेस का प्रतिनिधि अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, खिड़की नहीं खोलते थे। और ये भाजपा के लोग लोगों में जाकर खाना पहुंचाने का काम, लोगों के सुख दुख को शिरकत करने का काम करते थे। ये बरसाती मेढक है, जब चुनाव आता है तो दिखाई देते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देते। 62 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बहुमत की बात कर रहे हैं। पहले वो लोग तय नहीं कर पा रहे कि हमारा नेता कौन है। मात्र समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले उनसे पूछिए उनका नेता कौन है। क्या तो उन्होंने भी झेला है, अब तो मैं नहीं कह सकता। दुख की बात है, उनके घर में एक देहांत हो गया कोरोना में, वो लोग नहीं दिखाई दिए। और कोरोना की बात करेंगे आप, रमापति राम त्रिपाठी देवरिया के सांसद रहे, जो रहने वाले संत कबीर नगर के, उनका जो है उनके सुपुत्र भी उस समय कोरोनिल बीमारी से ग्रसित थे, लीवर कैंसर भी था उनको, वो भी देहांत किए, वो भी दिखाई देवरिया में नहीं दिए। आप बात करेंगे, ये जो कोरोना में बात करेंगे, एक लोग अगर जो गरीब रोटी बैंक चलाने वाले लोग हैं, अगर वो लोग रोड पे नहीं होते, समाजवादी लोग रोड पे नहीं होते, तो इन लोग के बचाने से लोग बचते। अब एक काम करते हैं, हर चर्चा को आराम से पीछे रह के बिल्कुल पीछे रह के, वहीं आ रहा हूँ ना, वहीं रहिए, वहीं आ रहा हूँ, वहीं रहिए तब आऊंगा। हाँ, आराम से। हाँ, अनुशासन आप लोग तो खूब कहते हैं ना कि है, तो दिखे भी। अभी भाई साहब कह रहे थे कोरोना काल के दौरान, देख लीजिए या फेसबुक पे तारीख क्या है, 23 मई 2020, ये सेवा कार्य। और इसी सुभाष चौक पर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था। लगातार 2 महीना तक हम लोग इसी चौराहे पर कैंप लगा करके, फर्जी है यह देख लीजिए किस दिन का है, यह आप देख लीजिए। अच्छा, बिना देखे आपको कैसे पता फर्जी है? हमारी रोशनी बहुत दूर तक जाती है भैया, हमारी रोशनी। अगर हम आपसे पूछ लें कितना लोग खड़ा है, बिना देखे बता देंगे? यहाँ पे देखिए, इस तरफ पीछे वाले करने की जल्दी जो है, कैसे हो सकता है भैया, ये बताइए। दूर तक जा रही थी ना रोशनी। नहीं, पीछे वाले लोग कौन नीचे बैठे हैं, कैसे मालूम चल पाएगा? हाँ, कितने हैं वो पूछ रहे हैं। देखिए, चुनाव के मुद्दे की बात बताएं। क्या ना, हम भी तो देख लें पहले, देखने से पहले फर्जी की आवाज आ जाए तो लगता है खारिजी करना है। तो आप ही देख लीजिए, आप देख लीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। आराम से आ रहा हूँ ना, वहाँ उलझे, पीछे रहिए बिल्कुल। अरे अभी आप इसे पूछे थे महाराज, अभी आप आए हैं, आप अभी आए हैं। एक मिनट, अभी एक मिनट, आप बोलते रहिए, झूठ नहीं बोलेंगे। अभी आप वहाँ खड़े थे, 3 सवाल उठाए, तीनों लिया, तो झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं पूछा। हाँ, तो ये मत बोलिए ना, ये बोलिए कि दूसरी बार आना है, ये मत बोलिए कि नहीं आया। हाँ जी, इस चुनाव में ये आपके सामने एक बार भी नहीं बोले, यहाँ सुन लूं पहले। हाँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, आपसे बता रहा हूँ कि इस समय जो है, जो बहन बेटियां हैं इतनी प्रताड़ित हैं, वो मेरे पास आती हैं, कहती हैं कि कोतवाल हमारा शिकायत नहीं सुनता है। खामपार थाने के एक मामला है, नेपाल की रहने वाली महिला है और एक व्यक्ति से शादी की थी वही का, तो उस महिला का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो महिला रोते हुए मेरे पास आई, मैंने कहा कि आप घबराओ मत, पूरे जिले में अगर कोई आपका साथ नहीं देगा तो मैं जिंदा हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँगा। और उस महिला के लिए आज भी मैं उसके लिए खड़ा हूँ। और यही नहीं, आज देवरिया कितनी बड़ी समस्या है कि ढाले पे आप देखेंगे तो ढाले पे जाम लगा रहता है। इसकी बात कोई कहेगा नहीं। 2 सांसद देवरिया से बने हैं, कल आज मिश्रा बने, श्रीपति मणि त्रिपाठी बने, लेकिन कोई समस्या का निराकरण नहीं किए। और आज भी जस की तस समस्या बनी हुई है। आज आप ही इधर से आप ढाले से निकलिएगा, देखिएगा कि इतनी बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पे परेशानी है। पूरा जो है 10,000 की आबादी उस जाम से जूझता है
और इतनी भीषण गर्मी में जो है उनकी चमड़ी जो है जल जाती है। आप देख सकते हैं कि 42 से 40 सेल्सियस की इस समय तापमान चल रहा है और उसमें वो लोग बेचारे खड़े रहते हैं। घंटों घंटों ट्रेन वहां पे लग जाती है, बेचारे उस ढाले से क्रॉसिंग नहीं हो पाती है। आज तक इन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया और यहाँ से छोड़ के और जाकर जो है राजस्थान में इनको जो है राज्यपाल बनवा दिया गया। किस लिए बनाया गया? ताकि यहाँ पे दूसरी बार उनको चुनाव लड़ने का कोई अवसर ही नहीं था, क्योंकि चेहरा तो दिखाने लायक नहीं थे, इसलिए उनको बदल दिया गया। श्रीपति त्रिपाठी जी भी है, इन्होंने भी कुछ किया नहीं, इनको भी चेहरा बदल दिया गया क्योंकि ये दूसरा चेहरा। वापस वही बात पूछता हूँ ना जो मैंने इनसे भी पूछा कि अगर काम नहीं हुए, सांसद बदले गए, फिर भी क्यों जीत हासिल हो जाती, फिर क्या कारण लगता? जीत इसलिए आती है कि क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की बात करते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात करते हैं और जनता को लड़ाती है। और मोदी जी भयभीत हो चुके हैं और भयभीत होकर ये कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंदिर को उजाड़ देगी। इतने भयभीत हो गए बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान है, बहुत शर्मनाक बयान है। सोचने वाली बात है देश की जनता को कि इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए। और ठीक है, हाँ देखिए, जो चुनाव इस समय चल रहा है, जो 14 हुआ, उसके बाद 19 का हुआ, इस समय जो ये 24 का चुनाव चल रहा है, तो इस चुनाव में बीजेपी है और गठबंधन लड़ रहा है। ठीक, पूरा देश 14 से इन सभी दलों को देख चुका है। देश के लोग उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन देखे हैं, उनसे भी लड़े हैं, बीजेपी से वो लोग लड़े हैं, तभी बीजेपी का कोई बाल बाका नहीं हुआ। ठीक, और आज कांग्रेस से वो गठबंधन, कोई नया गठबंधन नहीं है। दो लोगों की जोड़ी इसके पहले भी रह चुकी है, बसपा के पहले 17 में रह चुकी है और उसमें भी जनता ने जो जनादेश दिया, देश ने देखा है। बहुत कहने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को और अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों के बल पर हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं। हम ये नहीं कहने जा रहे कि अखिलेश यादव किसी यादव को टिकट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये उन लोगों का विषय है। अगर यदि वो सेफ ही के यादव से ही खुश है तो हमें कोई परहेज नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये विचार करना चाहिए कि अगर देवरिया से सांसद शशांक मणि को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, ठीक, तो उस पर केंद्रित होकर के हम विकास का एक मापदंड दे सकते हैं। ये हमारी सोच है। आराम से, हाँ रमेश यादव। देखिए, मुद्दे पे लोग नहीं बोलेंगे। इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2018 में और 2018 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे। ये बड़ा पंडाल जनता के पैसा से, चर्चा में थोड़ा देर से आया ना, वो शिलान्यास हो गया, शिलान्यास हो गया। रिंग रोड कितना साल हो गया? 6 साल हो गया, 7 साल हो गया। पूछिए कहाँ है रिंग रोड? ये सवाल भी ले चुका, मैं बोला ना थोड़ा देर से आया। और ये लोग दो इनका प्रत्याशी है, ये एसी में पैदा हुए, एसी में ही पढ़े, एसी में ही चले। अपने गाड़ी में 5 लोग जो बैठते हैं उनका नाम नहीं जानते हैं, अगल बगल का 5 गांव का नाम नहीं जानते हैं। ये जनरल साहब के नाम पाए हैं, उसका ये अब शिकार हो जाएंगे। जनरल साहब की दूसरी छवि थी, इनकी दूसरी है। ये नेता नहीं, अभिनेता एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ चलाने वाले को सब लोग जानते हैं, सरकार को धन देकर के सरकार से धन लेते हैं। कोई कोरोना काल में कुछ नहीं किया, इनका 1 रुपया नहीं लगा है, एनजीओ का पैसा लगा, सरकारी धन लगा है। अब एक काम करते हैं, हर चर्चा को एक अंतिम क्रम में जब आते हैं तो मैं एक एक करके और एक एक लाइन में, उससे ज्यादा बड़ा नहीं, सबके अपने हिस्से के मुद्दे पूछूंगा। और आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर जनता वोट देने जा रही है, सिर्फ वो एक लाइन का हो? सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है कि हमारी सरकार में, हम जहां से आते हैं वो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। इसके पूर्ववर्ती सरकारों में गन्ना गिरता था, 1-1, 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं आते थे, एक सीजन से दूसरे सीजन में चला जाता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, हर 15 दिन पर पेमेंट कृषक के खाते में, अधिकतम 15 दिन के अंदर कृषक के खाते में आ जाता है। कृषक को कहीं नहीं जाना पड़ता है, कृषक ना परेशान होता है, ना उसको कहीं सोसाइटी पर या फैक्ट्री पर जाना पड़ता है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ने विकास के कीर्तिमान को स्थापित किया है। आम जनमानस सरकार के सारी जन कल्याणकारी नीतियों से प्रसन्न है, खुश है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। विपक्षियों के पास कुछ शेष नहीं है, अलग अलग आरोप कर रहे हैं, साइकिल पंचर हो चुकी है और पंजे का तो वेंटिलेटर पर है, बाकी कुछ शेष नहीं है। विकास एक मुद्दा है और विकास में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और विकास में ही उसके जनादेश तुरंत प्राप्त होने जा रहा है।
एक लाइन का मुद्दा। राष्ट्र के साथ साथ गांव, गरीब, मजदूर, युवा, महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के साथ साथ अभी तक आपने देखा पूरे जिले को नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया गया। अब की सरकार में हर गांव को उस हाईवे से जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। एक लाइन में मुद्दा। देखिए, मुख्य मुद्दे ये हैं कि जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की जो कार्य योजना है और देश के माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी की योजना है, निश्चित रूप से सब पूरा होगा। और हमें भरोसा है कि जो 2014 से जो सांसद रहे हैं विकास का कीर्तिमान स्थापित करते रहे हैं और आने वाले सांसद से अभूतपूर्व विकास कार्य होगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ, गारंटी इनकी है ये। मुद्दा एक लाइन। अपराधियों का सफाया इस सरकार ने बखूबी किया है और आज के डेट में आपके घर की बहू बेटी, मेरे घर की बहू बेटी बिना किसी डर भय के रोड पे 12 बजे रात को भी निकलते हैं तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर हम योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार को फिर पुनः बनाएंगे। 400 पार का नारा हमारा सफल होगा। एक लाइन में मुद्दा। देखिए, मुद्दा एक लाइन का विषय है। सरकार के कार्यों पर भरोसा है, योगी जी के नीतियों पर भरोसा है, चाहे अपराधी के क्षेत्र में हो, चाहे परीक्षा। अभी भाई किसी ने लीक के मामला बताया, लीक के मामले में अगर जिसने पकड़ा गया वो कितने भी बड़े रसूख परिवार का हो, वो जेल के अंदर है। नीति ये नहीं है कि अगर वो कर लिया तो उसे छोड़ दीजिए, वो लड़का है गलती हो जाता है, ये नीति नहीं है। अपराधी है तो घुस के मारा गया, अपराधी है तो घुस के मारा गया, घर उसका उजाड़ा गया, बुलडोजर चला के गिराया गया। ठीक, दूसरी चीज एक मुद्दा साहब, एक मुद्दा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कह के गए हैं, हमारे देवरिया जिले के लिए अगर यदि एक चीनी मिल चलाया जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मुद्दे पर विपक्ष भी चलाएगा। विपक्ष के लोग। एक लाइन में मुद्दा। भैया, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई ये चरम सीमा पे है, उसको निजात दिलाना है और पंजा को वोट देना है। भैया, ये कई लोगों ने कहा कि अपराध खत्म हो गया। आपका मुद्दा पता है, वार पलटवार में फंसते और जनता वही देखती है। मैं आपसे मुद्दा पूछ रहा हूँ। मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा, दवाई, महंगाई, यही चाहिए। मैं मुद्दा ही पूछूंगा। देखिए, देवरिया का ही मुद्दा होना चाहिए। चुनाव 1 तारीख को होने जा रहा है। यहाँ बस स्टॉप अधूरा है, जो लाखों लोग यहाँ आते जाते सवारी कर, तो बस है, स्टेशन है ही नहीं, सिविल अस्पताल गायब है, रिंग रोड है नहीं, चिरैया ढाला का अंडरपास बना नहीं, कसिया ढाला का अंडरपास बना नहीं। ठीक, और यहाँ की जो जाम की समस्या वो बराबर बनी रहती है। और अभी 2 महीने बाद जब बरसात होगा तो हमारे देवरिया में एक रानी है जो कहती है कि नाली और नाले की सफाई बराबर कराती है, वो भी ट्रिपल इंजन की सरकार में है। लेकिन ये जो है तमाम अधिकारियों के विभाग जलमग्न हो जाते हैं, तमाम अधिकारियों के मकान जलमग्न हो जाते हैं। ये राघव नगर भी जलमग्न हो जाता है, ये विकास भवन भी जलमग्न हो जाता है। जहाँ पे वर्तमान में भी सांसद है, उनका आवास जिस एरिया में पड़ता है वो भी जलमग्न हो जाता है। तो इसमें इनकी कहाँ कोई सुधार नहीं है। आपके लिए भी एक लाइन में मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है देवरिया का रोजगार की मुद्दा है, मुद्दा जो है देवरिया की महंगाई का मुद्दा है, और मुद्दा जो है उनके स्वास्थ्य का है, मुद्दा जो है उनको रोड पोल बिजली का है, मुद्दा जो है उनके विकास का है। अभी आपको बताना चाहूंगा कि देवरिया जो है मेडिकल कॉलेज में 3 से 4 हजार पर डे जो है वहाँ पे संख्या आती है, जिससे जो है देवरिया का जो है मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था चरमरा जाती है। और जो है प्रशासन गूंगी बहरी होके जो है देखती नहीं है। आपको देखना होगा तो कल जो है दोपहर में जाके देखिए 3000 वहाँ व्यक्ति मिलेंगे आपको। मुद्दा ये है कि जब पहली बार कलराज मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़े थे तो लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी कि ये मोदी जी के समथिंग आते हैं और इनका बहुत बड़ा कद है और ये केंद्र मंत्री हैं। अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो जो हमारे यहाँ से शिक्षा के लिए प्लान होते, कोटा जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, तमाम तरह के लोग पढ़ने के लिए यहाँ से प्लान करते हैं, तो लोगों को उम्मीद जगी कि यहाँ पे केंद्र मंत्री अगर यहाँ से जीतते तो केंद्र मंत्री होंगे। तो लोगों ने पूरी उम्मीद से उनको वोट दिया और उन्होंने जब 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया, फिर वैसे ही रमापत त्रिपाठी जी को लाया गया, उनको भी हटा के खत्म कर दिया गया, इनको भी लाया गया कि ये भी आएंगे, ये भी सीनियर नेता हैं और आएंगे तो यहाँ के विकास करेंगे। लेकिन केवल नहीं, उनका रमापत सुनिए, तो उनका ये मुद्दा था
कि यहाँ जनता जो परेशान है, बेरोजगार है, जो रोजगार के चक्कर में हमारे जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पढ़ लिख के पकौड़ा तलो, चाय बेचो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन पूरे 10 सालों में देवरिया में कुछ नहीं हुआ है। लोग घबरा चुके हैं और आने वाला टाइम 4 तारीख को आप देखेंगे यहाँ से गठबंधन चुनाव जीतेगी और उसके बाद विकास शुरू हो जाएगी। मुद्दा देखिए, देवरिया जो चीनी का कटोरा कहा जाता था, उस चीनी के कटोरे को भुनाने के लिए इन्होंने ये अपने 2 एमएलए बनाए इसके पहले और 2 सांसद यह करके बनाए कि नहीं देवरिया तो बैतालपुर चीनी मिल चलाएंगे। और उसी संकल्प को लेके हमारे किसान नेता आज भी पता करिएगा, हो सके 300 कुछ दिन से ऊपर हो गया धरने पे है, इनके वादे को बताने के लिए, केवल इनको आईना दिखाने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का है वो चीनी मिल है, चाहे देवरिया का चीनी मिल हो, चाहे बैतालपुर चीनी मिल हो, इसको भी लेके इनको जाना है और ये जाएंगे। मुद्दा ये है सर, राधेश्याम भैया अभी कह रहे थे इनके घर के बगल में एक नहर बहती है, वहां पे आज तक इनके सांसद 2 सांसद, एक हमारे विधायक जो सदर विधायक है, पुलिया बनाने की वादा तो इन्होंने 10 साल पहले भी किया, आज तक वो पुलिया बनी नहीं। ये लोग खाली जाते हैं अली नगर में फोटो खिंचवाते हैं, अब फोटो खिंचवा कर ये लोग घर पे चले जाते हैं, बाकी कोई काम करने वाले नहीं है। यहाँ सबने अपने अपने मुद्दे कहे हैं, सबने अपने हिस्से की बातें, अभी आपका 2 बार लिया है भाई, तो हाँ, तो सबने अपने हिस्से के मुद्दे कहे, सबने हिस्से की बातें कही। इस चर्चा को यहीं विराम देने से पहले एक अपील हम जरूर करेंगे कि बतौर मतदाता, बतौर नागरिक, जब आप लोगों ने मुद्दा सुन लिया हो तो अपने अपने हिस्से का मुद्दा चुन लीजिएगा। जो सही लगे वो चुनिए, जो पक्ष सही लगे वो चुनिए, लेकिन एक काम जरूर करिए, वो काम है मतदान करने का काम, वरना आपके मुद्दे सिर्फ बातों में रह जाएंगे। तो अमर उजाला की यही अपील कि कोई भी पक्ष, कोई भी मुद्दा चुनिए, लेकिन मतदान जरूर करिए, वोट जरूर करिए। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।